तो हम लोग कर रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। देखिए स्टूडेंट, अगर नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड अगर ऑड रहेगा और एंड कार्बन पे यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस और ऑड है और एंड कार्बन पे दो ग्रुप है, बोथ आर डिफरेंट, तो इसके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, बट दोनों एंड कार्बन को इंडिविजुअली देखना है, करेक्ट। और उस टाइम पे अगर पॉसिबल है तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने के टाइम पे टोटल कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड को कितना ट्रीट करना है, 1 ट्रीट करना है, करेक्ट। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाएगा 2, समझ गए। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इक्वल टू 2 रहेगा। यहां तो सही है। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल यहाँ पे नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड ऑड है, बट क्या यहाँ पे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल क्यों, किसकी वजह से पॉसिबल नहीं है, इस कार्बन की वजह से पॉसिबल नहीं है या इस कार्बन की वजह से, यस इस कार्बन की वजह से पॉसिबल, इसका मतलब नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, राइट। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ, अगर ये एग्जाम में आ गया तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना बोलिएगा, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो देखिए एक्चुअल में यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस है, यहाँ से यहाँ तक, राइट। 2 कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड हो गया, इज इट राइट। और 2 कंटिन्यू और ये जो है वो इवन हो गया है, ये इस डबल बॉन्ड को इसके साथ काउंट नहीं करेंगे, करेक्ट ना, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकेज हो गया तो इसको हम लोग इसमें काउंट नहीं करेंगे। तो और इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे यहाँ पे 2 डिफरेंट ग्रुप है, H और इधर का पूरा, और H और CH3, बट क्या इवन के केस में व्हाट एवर द सिचुएशन, क्या वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल था, no. इसके अबाउट पॉसिबल है या नहीं है, एक क्यूमुलेंस का केस नहीं है, ओके। इसका मतलब इस केस में इसके अबाउट पॉसिबल है बट इसके अबाउट पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन को मैंने क्यूमुलेंस के साथ मिक्स करके दिया, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना होगा, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इक्वल टू सिंपली 2 रहेगा, सिर्फ इसके अबाउट होगा, करेक्ट। चलिए
स्टूडेंट एक अर्जेंट बार बार कॉल आ रहा है सर, कोचिंग में शायद शटर बंद हुआ या कुछ प्रॉब्लम हो गई। हेलो स्टूडेंट, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्चुअली उस कोचिंग का शटर का चाबी हम लोग बाहर से बंद कर दिए थे, कोई अंदर फंस गया था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। क्लास थोड़ा सा हैम्पर हो गया आपका। ओके यहाँ तक तो समझ गए ना कि यहाँ पे इसके अबाउट नहीं होगा, इसके अबाउट होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, अब इसमें अगर नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे ए भी क्यूमुलेंस का केस है और ए भी क्यूमुलेंस का केस है, बट ए और ए अलग क्यूमुलेंस है, राइट। ये दोनों एक साथ, इन दोनों को एक साथ कंबाइंड क्यूमुलेंस में हम लोग काउंट नहीं करेंगे। इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ गया तो ए एक अलग क्यूमुलेंस सिस्टम हो गया स्टूडेंट, और ए एक अलग क्यूमुलेंस सिस्टम हो गया, करेक्ट। लेकिन इसके अबाउट तो नहीं होगा क्योंकि ये इवन है, राइट। बट इसके अबाउट होगा, करेक्ट ना, क्योंकि ये ऑड है। और यहाँ पे इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे दो ग्रुप है, एक और एच और मिथाइल। इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे भी जो एंड कार्बन इसको कहलाता है क्यूमुलेंस का, यहाँ भी एच है और इधर का पूरा ग्रुप काउंट करेंगे तो इसके अबाउट होगा और इसके अबाउट भी होगा। और जब इसके अबाउट पॉसिबल है और इसके अबाउट भी पॉसिबल है, तब यहाँ पे जब नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालना है फॉर द फाइंडिंग द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो यहाँ से यहाँ तक का कंटिन्यूअस तीन कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड को हम लोग वन डबल बॉन्ड में काउंट में लेंगे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने के लिए, करेक्ट। और यहाँ पे देखिए तो क्या नंबरिंग दोनों तरफ से पॉसिबल है, तो एक्चुअल में इस केस में नंबरिंग दोनों तरफ से पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाएगा 2 दी पावर, और यहाँ पे n का वैल्यू कितना मानेंगे, तो इसके लिए 1, n का वैल्यू 1, और इन तीनों को मिलाकर n का वैल्यू 1 तो 2 मानेंगे, तो 2 के पावर 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा, समझे। चलिए इसको हटाएं। ओके तो हम लोग ओपन चेन में मल्टीपल बॉन्ड के अबाउट देख रहे थे, जिसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट किए थे सी डबल बॉन्ड सी से। ओके, तो सी डबल बॉन्ड सी का तो सारा केस हम लोग ले लिए हैं, क्यूमुलेंस का केस भी हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं सी डबल बॉन्ड एन,
और लोन पेयर ऑल्सो बिहेव लाइक ए ग्रुप, लोन पेयर ऑल्सो बिहेव लाइक ए ग्रुप। तो यहाँ देखिए ए और ए डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, और ए सिस फॉर्म रहेगा और ए ट्रांसफॉर्म रहेगा। इसका मतलब सी डबल बॉन्ड एन, ये ज़्यादा नहीं पढ़ना है बट कभी कभी आ सकता है। तो सी डबल बॉन्ड एन के अबाउट भी पॉसिबल है प्रोवाइडेड मेरा डबल बॉन्ड एक्टिव डबल बॉन्ड हो। बट क्या यहाँ पे पॉसिबल है? और नहीं पॉसिबल तो किसके वजह से पॉसिबल नहीं है? नाइट्रोजन के वजह से पॉसिबल नहीं है या कार्बन की वजह से? तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा, लिख लीजिए। व्हाट अबाउट सी डबल बॉन्ड हो? मान लेते हैं कि मेरे पास ए है, यहाँ पे 2 लोन पेयर है और इस ऑक्सीजन का अगर हाइड्रोजन निकालेंगे तो sp2 आएगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 1 है, लोन पेयर 2 है, राइट। तो ट्रायंगुलर प्लेनार, बट ए तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बट क्या एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब व्हाट द कंक्लूजन? कंक्लूजन आज के बाद ये है कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में सी डबल बॉन्ड ओ के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। आप बताइए, जो मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म किसी भी डबल बॉन्ड, चाहे सी डबल बॉन्ड सी हो, सी डबल बॉन्ड एन हो या सी डबल बॉन्ड ओ हो, उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होने का कंडीशन क्या है जरा बताएं। यस, तो ऑक्सीजन पे हम लोग लोन पेयर को जस्ट लाइक ए ग्रुप अगर ट्रीट करते हैं तो ऐसा नहीं था कि ऑक्सीजन पे 2 आइडेंटिकल ग्रुप हो गया। दिस इज द रीजन कि इसके अबाउट नहीं होगा, करेक्ट। और अगर हम लोग अब सी ट्रिपल बॉन्ड सी देखते हैं, लाइक CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो जब ट्रिपल बॉन्ड है तो कार्बन पे एक ही ग्रुप बैठेगा, राइट। और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp है। और sp का ज्योमेट्री क्या होता है? लिनियर, राइट। तो स्टूडेंट हम लोग वन कॉन्फ़िगरेशनल से अदर कॉन्फ़िगरेशनल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, रोटेट करते हैं, फिर से पाई बॉन्ड को फॉर्म करते हैं ओपन चेन में, राइट। अगर आप ब्रेक और ये लिनियर है तो ये 4 एटम सेम लाइन पे रहेगा। तो अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का अगर आप डिस्टेंस काउंट कर लिए L1, अब मान लेते हैं कि यहाँ से आपने जो कन्वर्ट करने का तरीका था उसके अकॉर्डिंग, हालांकि ये तो होगा नहीं, ऐसा सिचुएशन हाईली अनस्टेबल सिचुएशन होता है कि एक ही मॉलिक्यूल में 4 रेडिकल बन जाए, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बात है। फिर भी अगर हम लोग उस कंडीशन को, जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म का जो डिफिनेशन उसको अगर फॉलो करते हैं और इसको इस
इसके दोनों पाई बॉन्ड को ब्रेक करके इसको रोटेट करते हैं, तो आफ्टर रोटेशन अगेन जब इसको फॉर्म करेंगे तो फिर से तो sp ही नजर आएगा, राइट। तो क्या यहाँ और यहाँ का डिस्टेंस अलग रहेगा या सेम रहेगा? तो स्पेशल अरेंजमेंट चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब व्हाट द कंक्लूजन फ्रॉम नाउ, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोटोप पॉसिबल नहीं है। कंक्लूजन ये है नो ज्योमेट्रिकल आइसोटोप अबाउट ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब ओपन चेन, एक मिनट लेट मी फिनिश। इसका मतलब है कि ओपन चेन में ज्योमेट्रिकल आइसोटोप सिर्फ किसके अबाउट होगा? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड में भी किसके अबाउट होगा? सी डबल बॉन्ड सी, अगर मेरे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, या सी डबल बॉन्ड एन, राइट। सी डबल बॉन्ड एक ओ के अबाउट नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट नहीं होगा, बट व्हाट अबाउट एन डबल बॉन्ड एन? तो देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप देखे हों कि एक कंपाउंड अमोनिया भी लिया था, एक कंपाउंड इसका नाम हाइड्रोजन बताया था ना, और एक कंपाउंड है, ये है मेरा अमोनिया, लिख लीजिए, ये हम लोग को इसमें तो बार बार आते रहेगा। और इस कंपाउंड का नाम है हाइड्रोजन। और इस कंपाउंड का नाम है डाइआमाइड। और इसका स्ट्रक्चर ये होता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा स्टूडेंट कि एक रिएक्शन के प्रिपरेशन में ए रिएजेंट रहेगा। तो ए कौन सा फॉर्म हो गया? क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोटोप अबाउट डबल बॉन्ड का कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? तो सर यहाँ पे दो ग्रुप है, लोन पेयर और हाइड्रोजन, यहाँ भी दो ग्रुप है, लोन पेयर एंड हाइड्रोजन। तो इसको हम लोग नाम बोलेंगे सिस डाइआमाइड, और इसका नाम रहेगा ट्रांस डाइआमाइड। ठीक है ना? चलिए यहाँ तक आइए, लिख लीजिए। ओपन चेन का तो पूरा खत्म हो गया, किसके आउट होगा किसके आउट नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, आप लोग का सुबह में ज़्यादा नहीं 4 क्लास का कोऑपरेशन चाहिए, एक्स्ट्रा क्लास का। जैसे आयनिक पढ़ा रहे हैं तो खैर आप लोग के लिए ऑप्शनल है, बट
4 क्लास भी अगर मुझे कॉपरेट कर दीजिएगा, बिकॉज रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट हुआ है राइट साथ में, तो उसमें थोड़ा सा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन वगैरह के लिए, बाकी तो मैं समझा पाऊंगा, बट हाइपर कंजन अगर जल्दी से कवर हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, तो आपके लिए बहुत, मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल जोन रहेगा कि सारे बातें बोल पाऊंगा। अभी मुझे बोलना पड़ता है कि देखिए अल्काइल को डोनर मानिए, बाद में आप खुद समझ जाइए कि क्यों डोनर मानेंगे, ठीक है। तो क्या आप लोग के प्रॉब्लम है सुबह में लगाने से? क्लास किस एनी वन, बस ज़्यादा नहीं, 4 क्लास का 4 या 5 क्लास का कॉपरेशन चाहिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉपरेशन हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं, एक क्रैश कोर्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ स्टूडेंट, क्रैश कोर्स वाले बच्चे के लिए तो देखिए आप क्रैश कोर्स से है ना। हाँ, तो अभी आपको जितना क्लास मिल जाता है तो वो समझिए कि करना है, वो आपकी मर्ज़ी है, मेरा जो ड्यूटी है उसमें तो मैं करूँगा ही अनुराग, बट एक्चुअल में अगर साथ में ज्वाइन कर लेते हैं तब और भी बेनिफिट है, रिवीजन हो जाएगा, कुछ लॉस तो होगा नहीं, तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा राइट। बट एक मेनली है मुझे क्लास 12 का स्टूडेंट, इनको 2 साल का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे पढ़ाना है, तो इनको तो बहुत सारा क्लास दे रहे हैं, तो क्या हो पाएगा प्लीज़ बुला कीजिएगा स्टूडेंट क्लास 12 का। नहीं शशांक आप तो बोल दिए, बाकी लोग का, बाकी किसी को प्रॉब्लम है? एनीवन लगा सकते हैं एक्स्ट्रा क्लास? ओके ठीक है। उसके पीछे क्या वजह है कि उसमें एक भी स्टूडेंट को अगर जैसे होता ना, कोई बोल दिया कि चलो ठीक है सर आप ज्वाइन नहीं करेंगे, बट मुझे पता है कि ज्वाइन नहीं करेंगे तो उनको फिर रिएक्शन मैकेनिज्म में प्रॉब्लम होगा, रिएक्शन में प्रॉब्लम होगा, इसलिए जब सब लोग कोऑपरेट करेंगे तभी एक्स्ट्रा क्लास लग पाएगा। अब जैसे देखिए आयनिक का क्लास, आयनिक में मैं आप लोग से नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि आयनिक के लिए जो जिस बैच का रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबको आईआईटी जाएगा, बट नहीं भी करेंगे तो ठीक है, वहाँ पे समझ में आ जाएगा। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सिस्टमेटिक है और एक दूसरे से अटैच है टिल रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद हर रिएक्शन दूसरे रिएक्शन से डिफरेंट है, तो एक रिएक्शन क्लास छूट भी गया तो दूसरा रिएक्शन क्लास में आप पकड़ पाइएगा कंप्लीट। सपोज कीजिए कि एक रिएक्शन में हाइड्रोजन ऑफ अल्कीन पढ़ा रहा हूँ, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन, उसके बाद कोई दूसरा अगर रिएक्शन पढ़ा रहे हैं अल्केन में ही, तब भी आप मुझे पकड़ पाएंगे और समझ पाएंगे, ओके। बट रिएक्शन मैकेनिज्म तक एक दूसरे से कंप्लीटली रिलेटेड है। चलिए अब लिखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन रिंग। एक लाइन लिखिएगा तो अबाउट ए ज्योमेट्रिक, ऐसे लिखिएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ए रिंग अबाउट ए सिंगल बॉन्ड इज पॉसिबल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ए रिंग अबाउट सिंगल बॉन्ड इज पॉसिबल because in a ring there is restricted rotation about single bond, because in a ring there is restricted rotation about single bond. देखिए स्टूडेंट, रिंग में जैसे हम लोग कैसे जानते हैं कि ओपन चेन में सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन फ्री है, रोटेट कर सकते हैं, बट रिंग में सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन फ्री नहीं होता है। अगर आप सपोज कीजिए कि इफ़ दिस साइड इज कीपिंग कांस्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि अगर इस सिंगल बॉन्ड पे आप कॉन्सेंट्रेट किए हुए हैं एंड इफ़ दिस साइड इज कीपिंग कांस्टेंट और इस साइड को रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट करेंगे तो रिंग ब्रेक कर जाएगा, मतलब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इज राइट। और
कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म का डिफिनेशन भी यही था कि वन कॉन्फ़िगरेशनल को दूसरे कॉन्फ़िगरेशनल में कन्वर्ट करने के लिए एटलीस्ट वन बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है। तो ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड इन ए रिंग, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल अबाउट सिंगल बॉन्ड इन ए रिंग, मतलब इसके अबाउट पॉसिबल है, लेकिन कंडीशन यहां पे देख लीजिएगा, कंडीशन लिखिए, if two group other than hydrogen present on different carbon, if two group other than hydrogen present on two different position in a ring, then geometrical isomerism possible in the ring, then geometrical isomerism possible in the ring। देखिए तो यहाँ पे दो ग्रुप है अदर देन हाइड्रोजन, मिथाइल और मिथाइल, और इस रिंग के सेम कार्बन पे है या टू डिफरेंट कार्बन पे है? टू डिफरेंट कार्बन पे है, मतलब यहाँ पे होगा मैंने ये नहीं बोला कि दो ग्रुप एडजेसेंट रिंग के एडजेसेंट कार्बन पे ही रहेगा, दो ग्रुप रिंग के एडजेसेंट कार्बन पे हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, इसलिए मैंने कंडीशन बोला है टू डिफरेंट पोजीशन इन द रिंग। यहाँ पे देखिए तो दो ग्रुप है अदर देन हाइड्रोजन, और ये सेम कार्बन पे है या डिफरेंट कार्बन पे? एक इस कार्बन पे, एक इस कार्बन पे है, यहाँ भी होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, राइट। इस कार्बन के अबाउट हम लोग देखेंगे, बट यहाँ पे तो टू डिफरेंट ग्रुप है, बट क्या यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा? नहीं होगा। देखिए स्टूडेंट, अब जिस दो कार्बन के अबाउट आप देख रहे हैं उसमें अगर सिमिलर ग्रुप, और आप जानते ही हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का नोमेनक्लेचर का दो मेथड है, या तो सिस ट्रांस बोलेंगे नहीं तो ई एंड जेड बोलेंगे, इज इट राइट? या तो सिस ट्रांस नहीं तो ई एंड जेड, एंड विच वन इज मोर जनरलाइज? ई एंड जेड। तो बोलिए इन टर्म्स ऑफ सिस एंड ट्रांस सिमिलर ग्रुप सेम साइड है, तो इसको कौन सा फॉर्म बोलेंगे? सिस फॉर्म बोल। और इसको कौन सा फॉर्म बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म। ये सिस फॉर्म है, एक ट्रांसफॉर्म है, करेक्ट। और देखिए मान लेते हैं कि आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैंने डिफिनेशन में बोला था कि वन कॉन्फ़िगरेशनल को दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट करने के लिए जिसके अबाउट देख रहे हैं उस विदाउट ब्रेकिंग, तो यहाँ से यहाँ तक क्या डायरेक्ट आप जा पाएंगे? यहाँ से यहाँ तक अगर इसी एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं माइंड में, तो सर नहीं जा पाएंगे, बजाय अभी जस्ट जानते हैं कि रिंग में सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, खुद से रोटेशन नहीं लेगा, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए एटलीस्ट इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, राइट। तो
मैंने इसको पहले ब्रेक कर लिया, और बिकॉज दोनों का हाइड्रोजन sp3 और सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ब्रेक करने के बाद अब तो इसके अबाउट रोटेशन ले सकते हैं, क्योंकि अब ये ओपन हो गया, रिंग से मैंने ओपन चेन बना दिया। और आफ्टर रोटेशन, देखिए इतना डिप्थ में आपसे कोई पूछेगा नहीं, बट आप लोग के लिए खासकर 12th क्लास के लिए मैं चाहता हूँ कि A to Z ऑर्गेनिक में पढ़ा के भेजें, तो आज बाद में टाइम नहीं रहेगा। अब बड़ा अजीब सा मेरा माइंडसेट है, या तो कोई चैप्टर नहीं पढ़ेंगे या नहीं पढ़ाएंगे, स्टूडेंट को बोल दें ठीक खुद से पढ़ लीजिए, और नहीं तो पढ़ेंगे तो कंप्लीट पढ़ेंगे। अब देखिए बॉन्ड बन जाएगा, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कन्वर्ट करने के लिए इस तरीके से आ सकते हैं, राइट। इसका मतलब विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड वी कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम, या वी कैन नॉट गोइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर। तो एक बिल्कुल डिट्टो जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन उसको सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। ये कौन सा फॉर्म, सिस ना। और बेस प्रेजेंटेशन तो पढ़ा चुके हैं, तो इस कार्बन के अबाउट अगर बेस प्रेजेंटेशन इमेजिन करते हैं फॉर दिस कार्बन, राइट, तो ये दो बॉन्ड को अगर इस दो बॉन्ड और इन दोनों बॉन्ड को अगर व्हाइट बोर्ड के प्लेन में इमेजिन करते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में क्या रहेगा, एबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। सिमिलरली अगर इसके अबाउट आप बेस प्रेजेंटेशन इमेजिन करते हैं और इन दोनों बॉन्ड को अगर व्हाइट बोर्ड के प्लेन में इमेजिन करते हैं तो एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन हो सकता है। एक्चुअल में समटाइम्स आपको इस फॉर्म में भी दिया रहेगा, तब पूछा जाएगा सिस फॉर्म है या ट्रांस फॉर्म है। डीकेसन में आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, तो सर ये सिस फॉर्म है बिकॉज मिथाइल और मिथाइल व्हाइट बोर्ड के ऊपर है, एबव द प्लेन और सेम साइड, इज इट राइट। इसमें और इसमें अगर ये डिस्टेंस L1 है और ये डिस्टेंस L2 है, तो L1 और L2 में कौन सा डिस्टेंस बड़ा है? बोलिए शशांक। L1 और L2 में, मेरे डायग्राम में L1 और L2 में कौन सा बड़ा है, इक्वल है, बराबर है, या कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? वेरी गुड, इक्वल नहीं है भाई, L1 नॉट इक्वल टू L2, राइट। वजह सर ये प्लेन व्हाइट बोर्ड के ऊपर है, ये व्हाइट बोर्ड के नीचे है, करेक्ट। और ये व्हाइट बोर्ड के ऊपर है, ये भी व्हाइट बोर्ड के ऊपर है, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में 2 डायमेंशन में लग रहा है कि L2 बड़ा है क्योंकि एरो बड़ा दिख रहा है, बट फैक्ट ये है कि L1 बड़ा है, राइट। किसी को डाउट है कि L1 बड़ा है, L1 छोटा है, L1 बड़ा क्यों है? अभी समझ में आ गया कि L1 क्यों बड़ा है? ये मेरा ग्रुप है व्हाइट बोर्ड के ऊपर, ये मेरा ग्रुप है व्हाइट बोर्ड के अंदर नीचे, राइट। तो L1 ग्रेटर देन L2 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप मिथाइल और मिथाइल के बीच का डिस्टेंस देखिए, तो अभी मिथाइल और मिथाइल के बीच का डिस्टेंस L2 है, और ये है मेरा ट्रांसफॉर्म। तो बेस प्रेजेंटेशन में भी आपको सीस और ट्रांस पूछा जाएगा।
इसको क्या बोलिएगा, सीस या ट्रांस, सॉरी। तो सर यहाँ पे दोनों मिथाइल जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, एक अगर व्हाइट बोर्ड के ऊपर है तो दूसरा व्हाइट बोर्ड के नीचे है, ये राइट। तो अब मिथाइल और मिथाइल के बीच का डिस्टेंस कितना रह गया है, L2। तो क्या है, यहाँ पे मिथाइल मिथाइल के बीच का डिस्टेंस और यहाँ पे मिथाइल मिथाइल के बीच का डिस्टेंस सेम है या डिफरेंट है। और अगर कॉन्फिगरेशनल या स्पेशल एलिमेंट डिफरेंट है, डिस्टेंस डिफरेंट हो गया, तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। कनेक्टिविटी आर सेम, राइट। तो ये हो गया मेरा ट्रांसफॉर्म। दिखा दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, तो देखिए एक्चुअल में यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा सा बढ़िया रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में देख रहे हैं तो इसको ऐसे भी आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। दैट्स वाई कि हम लोग को एटलीस्ट 2 डायमेंशन में एक फील आए कि हाँ सेम साइड में है। इसलिए इस टाइप का सिचुएशन जहाँ पे आप सही से इस तरीके से नहीं दिखा पाते, जैसे यहाँ पे तो बहुत बढ़िया से दिखा दिया है कि मिथाइल मिथाइल 2 डायमेंशन में, राइट, सेम साइड में है, और वेज प्रेजेंटेशन में भी। इसी तरीके से यहाँ पे दिखाने के लिए हम लोग इस 6 मेंबर रिंग को ऐसे रिप्रेजेंट करके रखेंगे। यहाँ पे देखिए तो CH3 सेम साइड में नज़र आ रहा है, तो ये कौन सा फॉर्म लग रहा है, सीस फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा या नहीं होगा। तो सर कंडीशन तो यही था ना कि 2 ग्रुप होना चाहिए अदर देन हाइड्रोजन और 2 डिफरेंट पोजीशन पे। तो मैं बार बार इस टाइप का एग्जांपल ले रहा हूँ कि दैट्स वाई कि आप कंफ्यूज ना करें कि एडजेसेंट कार्बन पे ही होना चाहिए। एडजेसेंट कार्बन पे हो भी सकता है 2 ग्रुप और नहीं भी हो सकता है, जी राइट। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे CH3 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 CH3। ये कौन सा फॉर्म लग रहा है, CH फॉर्म। CH3H और HCH3, ये कौन सा फॉर्म रहेगा एवरीवन, ट्रांसफॉर्म। लिख लीजिए। यहाँ भी होगा,
ए सिस फॉर्म। ये ट्रांसफॉर्म करेक्ट ना। लिख लीजिएगा। ये कौन सा फॉर्म, सिस या ट्रांस? तो सर यहाँ पे सिस और ट्रांस जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में सिस और ट्रांस तो यहाँ पे होगा नहीं नॉर्मल से, राइट? पॉसिबल है? तो जब सिस ट्रांस नहीं होगा तो ई एंड जेड, तो इसमें ई फॉर्म है या जेड फॉर्म है? तो सर इन दोनों में इस, यस वेरी गुड, इन दोनों में इसका प्रायोरिटी हाई है, राइट? इन दोनों में इसका प्रायोरिटी हाई है, और अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप जस्ट अपोजिट चार्ज रहता है तो उसको बोलते हैं ई फॉर्म। इज इट राइट? ET मतलब इथाइल। ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा एवरीवन? जेड फॉर्म। लिख लीजिए। हो गया ना? क्या कोचिंग ओपन होने का कुछ इन्फॉर्मेशन स्कूल वगैरह का, स्टूडेंट कुछ न्यूज़ वगैरह पता है आप लोग को? बाकी स्टेट में तो स्कूल शुरू हो गया है। तो ओके, तो नहीं ऐसे तो घबराइए नहीं, जो भी क्लास 12 के बच्चे हैं, मैं पूरे अगला साल मार्च तक ऑनलाइन रहूँगा। आप लोग में से बहुत लोग तो देखे ही हैं कि ऑफलाइन भी चल रहा था शशांक, आप लोग तो शायद देखे होंगे, राइट? कि ऑफलाइन भी रहता हूँ तो ऑनलाइन रहता हूँ, बट फिर भी ऑफलाइन होने से थोड़ा अच्छा लगेगा नहीं? कम से कम आके बैठेंगे, लाइव मतलब इंटरेक्शन होगा, और ऑनलाइन क्लास में बच्चे भी थोड़ा पक गए हैं, कम से कम वीक में 2 दिन 3 दिन भी अगर आ जाएंगे तो उनको भी थोड़ा सा एक रिफ्रेशमेंट रहेगा टीचर लोग से इंटरेक्ट करने का। ओके ज्योमेट्रिकल आइसोमर में होगा या नहीं होगा, देखिए तो सर बिल्कुल होगा। इन दोनों कार्बन के बीच में भी इमेजिन कर सकते हैं, राइट? इन दोनों कार्बन के बीच में भी इमेजिन कर सकते हैं, करेक्ट? और इन दोनों कार्बन के बीच में भी इमेजिन कर सकते हैं, नहीं? तो इस तरीके से आप, अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि अगर यहाँ पे इन दोनों का, इन दोनों का और इन दोनों का अगर ऑप्शन लेते हैं तो आपको यहाँ पे एक होमवर्क दे रहा हूँ, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकाल के देखिएगा कितना आता है, ठीक है? यहाँ पे 2n वाला फार्मूला नहीं चलेगा, बिकॉज वो ओपन सिस्टम था और वहाँ पे अलग अलग डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड रिलेशन नहीं था। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि इन दोनों का देख रहे हैं
तो ये इसके साथ भी रिलेटेड है, इन दोनों के बीच में भी देख सकते हैं, राइट। इसलिए इसको आप घर पे निकालेंगे, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना आता है, निकाल पाएंगे? ट्राई कीजिए, फिर नहीं बनेगा तो हम लोग साथ में ट्राई करेंगे। ओके एवरीवन, इसका मतलब कंक्लूजन इज दैट कि सर सिंगल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, बस कंडीशन क्या है कि हाइड्रोजन को छोड़कर 2 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, करेक्ट ना। और दो ग्रुप होना चाहिए और दोनों डिफरेंट पोजीशन पे, वो दोनों ग्रुप आइडेंटिकल भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल मिथाइल एंड मिथाइल। अब हेडिंग बनाइए, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अबाउट डबल बॉन्ड इन ए रिंग। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अबाउट डबल बॉन्ड इन ए रिंग। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अबाउट डबल बॉन्ड इन ए रिंग। How many total geometrical isomer you have to find out, okay? नोट करके पहला पॉइंट लिखिए, इन ए रिंग अबाउट डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज नॉट पॉसिबल अप टू 7 member ring. In a ring, geometrical isomerism is not possible about double bond up to 7 member ring. कहाँ तक पॉसिबल नहीं है? Yes. In a ring, geometrical isomerism about double bond is not possible up to 7 member ring, comma, from 8 member ring and onwards, from 8 member ring and onwards, geometrical isomerism about double bond is possible. From 8 member ring and onwards, geometrical isomerism is possible about double bond. करेक्ट। कहाँ तक पॉसिबल नहीं है और किसके अबाउट पॉसिबल नहीं है? 7 मेंबर रिंग तक पॉसिबल नहीं है और किसके अबाउट? डबल बॉन्ड के अबाउट पॉसिबल नहीं है। कहाँ से डबल बॉन्ड के अबाउट हो सकता है? 8 मेंबर से हो सकता है, राइट। देखिए स्टूडेंट, जो हम लोग एक्टिव डबल बॉन्ड का जो क्राइटेरिया था, क्या इस एक्टिव डबल बॉन्ड के क्राइटेरिया को ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है? तो आप ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अबाउट डबल बॉन्ड के लिए एक्टिव डबल बॉन्ड किसे नाम दिए थे? सर वैसा डबल बॉन्ड जिसके दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे इंडिविजुअली 2 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। इज इट राइट? तो भाई इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे 2 ग्रुप है सर, एक तो H है और है इधर का भी तो ग्रुप मानेंगे। इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे 2 ग्रुप है या नहीं है? 2 वैलेंसी तो डबल बॉन्ड बनाने से पूरा हो गया, बाकी तो 2 ग्रुप है। तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे 2 ग्रुप है, H और इधर का CH2 राइट। यहां भी तो 2 डिफरेंट ग्रुप है, H और CH2। इसका मतलब सर ये डबल बॉन्ड जो हम लोग का कॉन्सेप्ट था एक्टिव डबल बॉन्ड का, ये एक्टिव डबल बॉन्ड है, राइट। बातों को समझिएगा स्टूडेंट, ये एक्टिव डबल बॉन्ड है।
देखिए, मैं 2 मिनट टाइम लूँगा आप लोग से, ऐसे ही कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जैसे आज छोटा सा आज का ही इवेंट ले लीजिए कि मैं क्लास लेने के लिए किया, ऑल ऑफ सडन समटाइम्स इमरजेंसी हुआ, बट देखिए मेरा हालत क्या हो गया कि मैं बाहर भी था तो बिल्कुल अब पसीने पसीने हो गया। वजह किधर से इस तरफ क्लास हैम्पर नहीं हो, क्योंकि आप लोग लाइव आ गए हैं, आपका टाइम मच मोर इम्पॉर्टेंट है। तो एक्चुअली मेरे माइंड में आपके लिए ये चलता है कि आपका मेरे वजह से टाइम लॉस नहीं हो, तो स्टूडेंट को ही चाहिए कि क्लास सिंसियरली करते रहें। आप लोग क्लास कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट तो बहुत तरीके से इतना हाईली डिसिप्लिन वे में, कम से कम एक स्टूडेंट का तो मैं बिल्कुल 2-4 स्टूडेंट का नाम, बाकी सब लोग भी कर रहे हैं बट सबका नाम इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं हो पाया है, जिनसे मैं एडमिशन के टाइम पर आए, जिनसे मैं पर्सनली इंटरेक्ट किया तो जनरली काउंसलिंग करने के टाइम पे नाम याद आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल दर्शना, शायद आप एडमिशन लेने के लिए आए थे तो शायद मुझसे भी बात हो गया होगा, राइट? तो बहुत सिंसियरली क्लास कर रहे हैं। तो ये है मेरा माइंडसेट कि क्लास हैम्पर नहीं होना चाहिए। मैं जितना देर अभी क्लास में बाहर था, क्लास से बाहर, यू कांट बिलीव कि मेरा ही क्या कंडीशन था, बिकॉज क्लास में इन कर गया हूँ। ठीक है, आप ऑनलाइन में ही हैं बट टाइम तो वेस्ट हो रहा है। दूसरी बात है कि एक और चीज़ है कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए थोड़ा, कहीं नहीं कहीं आप दूसरे जोन में चले गए। अब आने के बाद देखिए मेरा सिचुएशन क्या था कि मैं अपने आप को सबसे पहले शांत किया, धीरे धीरे क्लास लेना स्टार्ट किया, रिदम आ गया। सेम सिचुएशन एग्ज़ाम हॉल में होता है। जब आप इंडिया लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, अगर आप 10th का बोर्ड दिए होंगे तो आपको पता होगा, मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन नहीं बनता है या 2 क्वेश्चन या कंटिन्यू 5 क्वेश्चन भी नहीं बन सकता है, तो नहीं था कि बिल्कुल सिचुएशन एकदम बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। बट वहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ है कि हैव पेशेंस। अब वो सब चीज़ आएगा आपको टेस्ट सीरीज देने से, टेस्ट देने से, कंटिन्यूअस रिग्रेस टेस्ट देना पड़ता है। मेरा तैयारी फर्स्ट टाइम 2005 में कंप्लीट हो चुका था आईआईटी का, जितना मुझे जानना था आईआईटी के लेवल का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर था। सबसे बड़ी कमी थी स्पीड, स्पीड ही नहीं था। जब नहीं हुआ तो मतलब फर्स्ट टाइम भी हो गया था, सारे एनआईटी मिल चुका था, बट सेकेंड टाइम आईआईटी के लिए मैंने रिगरस टेस्ट दिया, क्योंकि यही एक मेरे पास कमी रह गया था, मेरा स्पीड नहीं था। इरोडो तक कॉन्सेप्ट क्लियर था, मॉर्सन बॉयड, सोलोमन्स, आईएल फिनार, जितना भी मेरा था बनाने का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उस लेवल तक मैंने अपने आप को डेवलप कर लिया था। एच सी वर्मा का मैं 5 बार देख चुका था, सारा क्वेश्चन बन चुका था। तो अब था कि स्पीड कैसे बढ़ाया जाए। और टेस्ट तो जनरली बच्चों को लगता है कि टेस्ट बस मार्क्स लाने के लिए, टेस्ट भाई मार्क्स लाने के लिए सिर्फ नहीं होता है। टेस्ट का मतलब है कि आप मेन एग्जाम के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, और टेस्ट के टाइम पे कोई एक क्वेश्चन आप में स्टक कर गए तो कौन सा क्वेश्चन को छोड़ना है और कौन सा बनाना है वो भी टेस्ट आपको दिखाएगा। मतलब टेस्ट बहुत सारा चीज़ आपको इम्प्रूव करेगा, नॉट ओनली मार्क्स कि सर मार्क्स कम आ गए आप टेस्ट नहीं देंगे। बहुत सारे बच्चों थे मार्क्स कम आए आप टेस्ट ही नहीं देंगे। भाई उसमें आप दूसरे को कंपेयर ही मत कीजिए, अपने आप को इम्प्रूवमाइज़ करना है, इम्प्रूव करना होता है उसमें। लास्ट होते होते आपका तैयारी हो जाएगा, और टेस्ट देते देते एक ऐसा फेज आएगा कि मेन एग्ज़ाम भी जस्ट लाइक टेस्ट लग जाएगा। तो ये होता है टेस्ट का। तो बहुत सारी चीज़ एग्जाम हॉल में कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं अब तो क्या होगा, मेरा टाइम ख़त्म, या तो मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं। अपने आप को शांत कीजिए, पानी पीजिए, एक गिलास ठंडा रखिए, फिर काम करना स्टार्ट कीजिए। तो बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलता है। वही आज मैं पढ़ाते पढ़ाते अभी आप सोच रहा था, एग्जाम हॉल में भी तो सेम सिचुएशन होता है। एनीवे, तो ये तो एक्टिव डबल बॉन्ड है, राइट? लेकिन एक्टिव डबल बॉन्ड है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और इस कार्बन का भी हाइब्रिडेशन क्या है sp2। तो इसका एक कौन सा फॉर्म है? तो सर अगर सही से देखेंगे तो इसका सिस फॉर्म है, राइट? बिकॉज सिमिलर ग्रुप आर ऑन द सेम साइड। इसको अगर इस तरीके से लिखते हैं तो ये मेरा कौन सा फॉर्म है? सिस फॉर्म। लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होने के लिए उसका सिस फॉर्म भी एग्जिस्ट होना पड़ेगा और ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट होना पड़ेगा, राइट? दो फॉर्म में से अगर सिर्फ एक ही फॉर्म एग्जिस्ट करेगा और दूसरा फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि उसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो रहा है? तो ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए अब मान लेते हैं वी आर ट्राइंग कि इसका ट्रांसफॉर्म बनाया जाए। तो ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए अब दोनों हाइड्रोजन को अपोजिट साइड करना पड़ेगा, राइट? ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन अपोजिट साइड। तो क्या, तो ये अगर हाइड्रोजन इस तरफ आ गया तो इस CH2 को ऊपर से जाना पड़ेगा, करेक्ट? बट क्या आपके पास सफिशिएंट कार्बन है कि ऊपर से जाकर ऐसे रिंग बना पाइएगा?
एक ही कार्बन बचा हुआ था ना, तो क्या इसका ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है? ट्रांसफॉर्म इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कार्बन इन द रिंग, इज इट राइट? ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज द रीजन, मैंने बोला यही वजह था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल अबाउट डबल बॉन्ड इन द रिंग अप टू 7 मेंबर, ऑन फ्रॉम 8 मेंबर रिंग एंड ऑनवर्ड्स ये पॉसिबल हो जाता है, बट 7 मेंबर रिंग तक ये ट्रांसफॉर्म ऊपर से जाकर ऐसे फॉर्म नहीं कर पाएगा। ट्रांसफॉर्म इज नॉट पॉसिबल, करेक्ट? नीचे एक लाइन लिख लीजिए, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कार्बन ट्रांसफॉर्म is not possible about C double bond C। हो गया ना? चलिए ये निकालिए। पेज नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 238। और क्रैश कोर्स के बच्चे अगर ज्वाइन किए हुए हैं तो जिनके पास ये नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होगा? हो गया ना? चलिए अब यहाँ से एक्चुअली मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूँ आपको। जब आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का प्रॉपर्टी पढ़ाते रहेंगे तो ए सिस फॉर्म और ए ट्रांसफॉर्म, देखिए आपको नहीं था कि सिस फॉर्म में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, मोर स्टेरिक रिपल्सन, और कहीं भी अगर रिपल्सन चाहे किसी भी टाइप का रिपल्सन हो, अट्रैक्शन ज़्यादा, एनर्जी कम और स्टेबिलिटी ज़्यादा। और रिपल्सन ज़्यादा फॉर एनी टाइप ऑफ रिपल्सन, चाहे वो चार्ज पार्टिकल का रिपल्सन हो या ग्रुप का रिपल्सन हो, रिपल्सन ज़्यादा मतलब एनर्जी ज़्यादा मतलब स्टेबिलिटी कम। तो यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन ज़्यादा, बट क्या यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन है? यह है ट्रांसफॉर्म, राइट? और यह है सिस फॉर्म। तो दोनों का अगर स्टेबिलिटी का बात किया जाए तो मुझे लगता है कि ये मोर स्टेबल रहेगा और ये लेस स्टेबल रहेगा, ये राइट? इसका मतलब जनरली ओपन चेन में अबाउट डबल बॉन्ड इन जनरल ट्रांसफॉर्म ज़्यादा स्टेबल दिखता है और सिस फॉर्म कम स्टेबल दिखता है ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन, इज इट राइट? बट सिचुएशन देखिए, रिंग में ऐसा कॉन्सिक्वेंस बैठा है, ध्यान से देखिएगा। रिंग में यहाँ देखिए, अगर ये डबल बॉन्ड है और रिंग बनना है तो इस हाइड्रोजन को बाहर रहना मजबूरी था, राइट? किसको? sp2 ट्रायंगुलर प्लेनार ज्योमेट्री को डेवलप करने के लिए, करेक्ट ना? इसके अबाउट
क्या हाइड्रोजन को अंदर लाते हैं? अगर sp2 बनाना है तो ट्रायंगुलर प्लेनार ज्योमेट्री को डेवलप करने के लिए ये हाइड्रोजन अंदर अंदर रहेगा या बाहर रहेगा? सर बाहर रहना पड़ेगा, तभी तो इस टाइप का ज्योमेट्री डेवलप होगा, राइट। और रिंग में कौन सा फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है और कौन सा फॉर्म नहीं हो पा रहा है? तो रिंग में अबाउट डबल बॉन्ड सिस फॉर्म एग्जिस्ट करता है, ट्रांसफॉर्म ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब कौन सा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है? जो जिसका एग्जिस्टेंस है मतलब वो ज़्यादा स्टेबल है, राइट। इसका मतलब रिंग में सिस फॉर्म तो भाई इसका ट्रांस तो होगा ही नहीं सर, ट्रांस तो होगा ही नहीं। और सिस सिर्फ हो रहा है, ये वन ऑफ द फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दूसरा फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 238 में देखिए तो सबसे पहले कितना मेंबर रिंग है? क्वेश्चन नंबर 238 पेज नंबर 59 जो मैंने अभी क्वेश्चन दिखाया है, ध्यान से देखिएगा कितना मेंबर रिंग है। देखिए तो कितना मेंबर रिंग, 8 मेंबर ना, ऑक्टीन। और ये 8 मेंबर रिंग इट इज़ वेरी, कहीं पे क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि जनरली जो मिसकॉन्सेप्शन है स्टूडेंट का कि वहाँ जो ज्योमेट्रिकल आइसम पढ़ते हैं तो कहीं पे एक आध लाइन लिखा हुआ मिल जाता है कि ठीक है डबल बॉन्ड के अबाउट रिंग में नहीं होगा, बट 8 मेंबर से शुरू हो जाता है, होता है। तो ये सिस फॉर्म है, इसका ट्रांसफॉर्म करने के लिए नहीं था, रिंग को पूरा ऐसे मोड़ना पड़ेगा, जस्ट लाइक जो मैं ट्रांसफॉर्म दिखाया था। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कौन सा फॉर्म दिया हुआ है, देखिए तो एक यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन नहीं है। ये जो सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन का, इस डबल बॉन्ड से ऊपर होकर गया है, ठीक है। यहाँ से काउंट कीजिए, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। 1 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपने ताकि इसी फॉर्म को ऐसे रिंग को पूरा तोड़कर मड़ोड़ कर घुमाकर इसको इस तरफ कर दिया है ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए। तो इसका नेचुरली कौन सा फॉर्म में रहना पसंद करता, ज़्यादा इस फॉर्म में रहना पसंद करेगा या ज़्यादा इस फॉर्म में? तो सर ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा, इवन इफ इट इज सीज, बट ये मोर स्टेबल है, राइट। और ये ट्रांसफॉर्म ये लेस स्टेबल रहेगा, करेक्ट ना स्टूडेंट। तो इसमें लेस स्टेबल होने का पीछे का वजह क्या है सर? इसमें बॉन्ड स्ट्रेन हो जाएगा। हम लोग रिंग को बॉन्ड को क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, मरोड़ रहे हैं थोड़ा सा, इसके अबाउट टर्न करने के बाद जो इसका नेचुरल सिचुएशन नहीं था उसके अगेंस्ट जाकर इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट किए हैं, मतलब ट्रांस होता है। बट जनरली वो कौन सा फॉर्म में ज़्यादा रिलैक्स था, इस फॉर्म में ज़्यादा रिलैक्स रहेगा या इस फॉर्म में ज़्यादा रिलैक्स रहेगा? इस फॉर्म में ज़्यादा रिलैक्स रहेगा, राइट। दिखा दीजिएगा। बाकी तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, बट मुझे अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना था, बस इस स्ट्रक्चर को देखना था। तो सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म यहाँ पर दोनों एग्जिस्ट करेगा, बट अगर उसमें स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो सिस ज़्यादा स्टेबल रहेगा और ट्रांस लेस स्टेबल रहेगा, करेक्ट। इसको हटाएं।
यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इस एग्जांपल में होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों? अभी तो बताए थे कि 6 मेंबर रिंग तक डबल बॉन्ड के अबाउट नहीं होता है। किसके अबाउट? बोलिए, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जब सही बोलना स्टार्ट करते हैं तो बताइए। वेरी गुड सर। डबल बॉन्ड के अबाउट तो नहीं होगा, बट सिंगल बॉन्ड के तो अबाउट होगा। डबल बॉन्ड के अबाउट नहीं होगा, बट सिंगल बॉन्ड के अबाउट होने का क्राइटेरिया तो सेटिस्फाई कर रहा है, राइट? तो इसके अबाउट नहीं देखेंगे, इसके अबाउट देखेंगे, और यहाँ पे एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। वेरी गुड अनुराग। तो CH3 H एंड H, तो एक्चुअल में सिंगल बॉन्ड के अबाउट यहाँ पे हो रहा है, डबल बॉन्ड के अबाउट यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक ना? अदरवाइज होता क्या कि मैं डबल बॉन्ड के अबाउट बोल दिया कि नहीं होता, आप तो 6 मेंबर, तो वो डबल बॉन्ड के लिए बात था। मैंने ये नहीं बोला कि डबल बॉन्ड रहेगा तो सिंगल बॉन्ड के अबाउट नहीं सोचेंगे, बिल्कुल सोचेंगे। ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा? ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जी राइट। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल हुआ, बट क्या इज इट अबाउट डबल बॉन्ड या इट इज अबाउट सिंगल बॉन्ड? सर इट इज अबाउट सिंगल बॉन्ड, राइट। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा या नहीं होगा? किसके अबाउट? बोलिए। तो सर डबल बॉन्ड के अबाउट तो, या सिंगल बॉन्ड के अबाउट? अच्छा स्टूडेंट, ये बताइए कि मान लेते हैं कि मेरा हथेली एक प्लेन है, इसमें मैंने किसी एक पॉइंट को फिक्स कर दिया हूँ, और उस प्लेन के रेस्पेक्ट में अगर मेरे पास दो ग्रुप है, एक सिमेट्रिकली एबव और एक सिमेट्रिकली बिलो, इज इट राइट? तो इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस और उस सेम पॉइंट से इसका डिस्टेंस डिफरेंट डिस्टेंस रहेगा या सेम डिस्टेंस होगा? सेम डिस्टेंस रहेगा, ओके। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? बोलिए सर sp2, इज इट राइट? एंड वी नो दैट sp2 कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच रहता है वो सेम प्लेन में होता है। तो इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है ए ग्रुप, ए कार्बन और ए कार्बन, राइट। तो इस कार्बन को तो व्हाइट बोर्ड के प्लेन में ही होना पड़ेगा, राइट। कार्बन को एटलीस्ट, इस कार्बन को भी व्हाइट बोर्ड के प्लेन में होना पड़ेगा, इस कार्बन को भी व्हाइट बोर्ड के प्लेन में होना पड़ेगा। अब यहां देखिए, तो ए मिथाइल व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, और अकॉर्डिंग टू बेज प्रेजेंटेशन ए मिथाइल और ए हाइड्रोजन बिलो द प्लेन एंड एबव द प्लेन है। तो इस केस में ए डिस्टेंस और ए डिस्टेंस सेम डिस्टेंस या डिफरेंट डिस्टेंस? अभी जो मैंने सिखाया उसके अकॉर्डिंग L1 इक्वल टू L2 हो गया, समझे? ये भाई एडवांस लेवल का बात हो गया। तो अगर आप, चूँकि आप CH3 को तो चेंज कर ही नहीं सकते हैं, ये तो डबल बॉन्डेड कार्बन का ग्रुप हो गया, और यहाँ पे आप इन दोनों का आपस में अगर एक्सचेंज भी करते हैं तो देखिए, तो मिथाइल मिथाइल के बीच का डिस्टेंस चेंज हुआ है क्या? यहाँ पे मिथाइल मिथाइल के बीच का डिस्टेंस L1 है। अगर आप इसको L2 मानते भी हैं तो सर डिस्टेंस तो सेम रह गया। और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के पीछे मेन सेंस क्या था? स्पेशल अरेंजमेंट। स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब डिस्टेंस फैक्टर, राइट। इसका मतलब व्हाट द कंक्लूजन? कंक्लूजन इज दैट कि रिंग में अबाउट सिंगल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, बट जिस दो कार्बन के बीच में आप एनालिसिस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, उसमें से नो वन कार्बन शुड बी sp2 कार्बन, राइट। क्योंकि sp2 होने के वजह से ही तो प्लेन में आ गया।
इसका मतलब रिंग में अबाउट सिंगल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, पॉसिबल है। बट उन दोनों कार्बन का, जिस दो कार्बन के बीच में आप एनालाइज कर रहे हैं, नो वन कार्बन शुड बी sp2 कार्बन, क्योंकि अगर sp उसमें से कोई भी एक कार्बन अगर sp2 कार्बन हो गया तो फिर से डिस्टेंस सेम हो जाएगा, और डिस्टेंस अगर सेम हो गया तो सिंगल बॉन्ड नजर आते हुए भी उसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। तो जो बात मैंने यहां पे सिखाया उसको खुद के लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख पाएंगे? लिख लीजिए, बाद में भूल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। या मैं लिखवा दूं? लिख लीजिए, मैं लिखवाता हूं। इन ए रिंग अबाउट सिंगल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज पॉसिबल। इन ए रिंग अबाउट सिंगल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज पॉसिबल, but out of two carbon, मैं इस कार्बन को बोल रहा हूं आउट ऑफ टू कार्बन, आउट ऑफ टू कार्बन about which we are analyzing the geometrical isomerism, out of two carbon about which we are analyzing the geometrical isomerism, no carbon should be sp2 carbon, no carbon should be sp analyzing geometrical isomerism। फिर से बोल दे। यस, इन ए रिंग अबाउट सिंगल बॉन्ड, पूरा सेंटेंस कहां से स्टार्ट किया था स्टूडेंट? थोड़ा सा एक बार कोई बोले बताइए तो। इन ए रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अबाउट सिंगल बॉन्ड, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अबाउट सिंगल बॉन्ड, comma, out of two carbon about which we are analyzing the geometrical isomerism, out of two carbon about which we are analyzing the geometrical isomerism, no one carbon should be sp2 carbon, no one carbon should be sp2 carbon, otherwise distance becomes equal, otherwise distance becomes equal। ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट था। देखिए यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा या नहीं होगा इन दोनों कार्बन के बीच में, इन दोनों कार्बन के बीच में? सर नहीं होगा, बिकॉज दिस कार्बन बिकम्स व्हाट? sp2 कार्बन। इसके अबाउट होगा या नहीं होगा इस कार्बन के बीच में? अगेन नहीं होगा, बिकॉज दिस कार्बन बिकम्स व्हाट? sp2 कार्बन। ठीक है ना? इसका मतलब देखिए सब में कॉमन बात क्या है? ए भी sp2 हो गया, ए भी sp2 हो गया, रेडिकल होने की वजह से ए भी sp2 हो गया, राइट? यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा या नहीं होगा?
तो भाई एक कार्बन कौन सा कार्बन, sp3 ना, और एक कार्बन कौन सा कार्बन, जिस इस कार्बन का हाइड्रोजन बताएं तो sp3। तो sp3 इसका मतलब है कि रिंग में जिस दो कार्बन के बीच में देखेंगे बोथ कार्बन शुड बी sp3 कार्बन, राइट। इसका मतलब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा, करेक्ट ना स्टूडेंट, बिकॉज निगेटिव चार्ज का मतलब पेयर, लोन पेयर, और लोन पेयर ऑल्सो बिहेव लाइक ए ग्रुप, राइट। यहाँ पे पॉसिबल है। ये कौन सा फॉर्म हो गया, ए सिस फॉर्म ए ट्रांसफॉर्म, ओके। इसी को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये मेरा ट्रांसफॉर्म हो गया, दिखा दीजिएगा। इसका मतलब है कि रिंग में कहाँ कहाँ पे होगा और कहाँ कहाँ पे नहीं होगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो मिल गया। डबल बॉन्ड के अबाउट भी होता है, बट आफ्टर 8 फ्रॉम 8 मेंबर एंड ऑनवर्ड्स, राइट, ओके। तो 12th क्लास का स्टूडेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का एक क्लास बस आपका बाकी है, 1 क्लास। और क्रैश कोर्स का स्टूडेंट कोई ज्वाइन किए हुए हैं या लीव करके सब ज्वाइन किए हुए हैं? तो आपका आइसोमरिज्म में ज्योमेट्रिकल आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ख़त्म हो गया है, ठीक है। और आप ऑप्टिकल आइसोमरिज्म न्यू ओल्ड बैच के साथ कर रहे हैं, तो उनके साथ ज़्यादा फास्ट कवर हो जाएगा, क्योंकि उनका वीक में 2 क्लास चल रहा है, करेक्ट, ऑप्टिकल का चलेगा। तो आपके एग्ज़ाम में बैठने से पहले जो कमिंग एग्ज़ाम जो भी है, ऑप्टिकल बहुत स्मार्टली कवर हो चुका होगा। मतलब इस तरीके से पूरा आइसोमरिज्म ही आपके एग्ज़ाम में बैठने से पहले कवर हो जाएगा कैटलिस्ट में, ठीक है। आइसोमरिज्म बहुत बड़ा टॉपिक था, बट बहुत तरीके से उसको कवर कर दिया गया है, ठीक है ना। चलिए, और क्लास 12 का स्टूडेंट मैं एक्स्ट्रा क्लास शायद कल या परसों तो नहीं होगा, मंडे से मैं लगाऊंगा एक्स्ट्रा क्लास कुछ, ठीक है। ज़्यादा बड़ा क्लास नहीं लूँगा, अगर एक्स्ट्रा क्लास रहेगा तो आपको बस 10 से 11, नहीं तो 11 से 12। आज जिस दिन ऑर्गेनिक का एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे उस दिन आयनिक नहीं रखेंगे, ताकि स्कूल भी बैलेंस रहे और आपका इस तरफ का भी बैलेंस रहे, करेक्ट।
देखिए आइनिक का बड़ा क्लास भी ले सकता हूँ, बट मैं क्या कर रहा हूँ कि बस 1 आवर का ही क्लास लूँ, ताकि एक आध क्लास आप वहाँ पे लीव करके मेरा क्लास को कर सकें। एक क्लास तो मैनेजेबल है ही, सुबह 9 बजे कब से स्कूल रहता है आपका?